देखो कल अपन ने क्वेश्चन किए थे तात्क्षणिक चाल निकालने के, औसत चाल निकालने के। तो देखो औसत चाल जब अपन ज्ञात करे थे तो अपने को जो सूत्र लगाया था अपन ने वो कुल दूरी बटा कुल समय लगाया था। अपने प्रत्येक क्वेश्चन में ये जांच कर रहे थे भाई अपने पास वो जो वस्तु है या वो जो कण है वो मुड़ तो नहीं रहा है ना अपने पास, क्योंकि अपने को ये जांच करना जरूरी है कि वो कहां से मुड़ रहा है। अपन ने संभावनाएं बताई थी ना भाई प्रारंभिक स्थिति यहाँ है, अंतिम यहाँ है, तो हो सकता है यहाँ से सीधा यहाँ आ गया होगा या फिर यहाँ से पहले इधर गया होगा फिर वापस आया होगा। तो अपन वो बिंदु निकाल रहे थे जहां वो मुड़ रहा था अपने पास। तो बताओ जहां वो मुड़ेगा वहां उसका जो दार्शनिक वेग है या उसकी जो दार्शनिक चाल कह दो उस समय पे कितनी होगी बताओ, 0 होगी। अपन ने उसको 0 के बराबर किया था और फिर ये देखा था कि वो कितने समय पे मुड़ रहा था। समय जब आ गया था फिर अपन ने उसकी स्थिति निकाली थी कि इतने समय पे कहाँ है वो। फिर प्रारंभिक बिंदु से चलते हुए अपन ने दूरी निकाली थी और औसत चाल ज्ञात की थी। तो देखो ये लिखा हुआ है यदि प्रश्न में औसत चाल ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो हमें यह जांच करनी चाहिए कि कण मुड़ रहा है या नहीं। वो अगर मुड़ रहा है आगे जाके, जैसे मान लो यहाँ से मान लो प्रारंभिक स्थिति उसकी ये है और अंतिम स्थिति ये है। अब हो सकता है प्रारंभिक से सीधा कहाँ जाए, अंतिम पे आ जाए। हो सकता है यहाँ से पहले थोड़ा इधर जाए फिर वापस आए और यहाँ जाए। तो समझ आ गई होगी बात, कल अपन ने क्वेश्चन किए थे, नोट समझ आ गया होगा। ये जांच कर लेनी चाहिए कि कहाँ से वो मुड़ रहा है, फिर उस हिसाब से अपन दूरी निकालेंगे। ये औसत चाल में ही चाहिए अपने को। औसत चाल ज्ञात करने के लिए निकालना पड़ेगा उसका टर्निंग पॉइंट की कहां से मुड़ रहा है वो। जब औसत वेग ज्ञात करेंगे ना तब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तब तो अपने को अंतिम स्थिति चाहिए और क्या चाहिए बताओ, प्रारंभिक स्थिति। वो तो थी अपने पास, लेकिन अपन तो देख रहे थे भाई यहाँ से सीधा यहाँ आ रहा है या फिर इधर जाके आ रहा है। तो ये केवल किस में चाहिए बताओ, औसत चाल में। औसत चाल में ये जांच करनी चाहिए कि कहां से वो मुड़ रहा है। अब जो नया टॉपिक है वो अपना वेग है। देखो चाल क्या लिखी थी अपन ने, चाल पढ़ी थी। चाल अपने पास है दूरी में समय के साथ परिवर्तन। क्या लिखा था, दूरी में समय के साथ परिवर्तन। यहाँ दूरी की जगह क्या जाएगा बताओ, विस्थापन आ जाएगा। तो विस्थापन या स्थिति में समय के साथ जो परिवर्तन होगा, विस्थापन या स्थिति में परिवर्तन की जो दर होगी उसको क्या बोला जाएगा बताओ, वेग बोला जाएगा। फिर वहां अपन ने चाल में ये पढ़ा था भाई एकांक समय में जो अपन दूरी तय करेंगे, एकांक समय में अपन जो दूरी तय करेंगे वो किसके बराबर होगी बताओ, चाल के बराबर होगी। एकांक समय में जो दूरी तय करेंगे वो चाल के बराबर होगी। वेग में क्या आएगा बताओ, एकांक समय में जो विस्थापन अपन तय करने वाले हैं, एकांक समय में जो अपन विस्थापन चलेंगे वो किसके बराबर हो जाएगा बताओ, वेग के बराबर। समझ आ गई होगी बात। वहां दूरी थी, यहाँ दूरी की जगह क्या आ जाएगा बताओ, विस्थापन है आ जाएगा। मैं एक उदाहरण से तुम्हारे को समझाता हूँ, देखो कैसे, इधर देखना कि कैसे अपने दूरी, कैसे अपन चाल निकालते हैं, कैसे अपन वेग निकालते हैं। देखना इस चीज को। देखो जैसे मान लो कोई कण है वो ए से रवाना हो रहा है और इस रास्ते से होके ए से इस तरह से और यहाँ तक आ गया, मान लो बी बिंदु तक आ गया। समझना मेरी बात को ध्यान से। जितना वो कुल रास्ता चला, कुल जो पथ चला, वास्तविक जो उसका रास्ता था उसको अपन जोड़ते गए पूरे रास्ते को, पूरे रास्ते की लंबाई को अपन क्या करते गए बताओ, जोड़ते गए। पूरे रास्ते की लंबाई अपन ने जोड़ ली। तो अब देखो ये पूरे रास्ते की लंबाई जब अपन ने जोड़ ली तो ये अपने पास कुल दूरी आ गई। अपने पास क्या आ गई, कुल दूरी आ गई। मान लिया कि जो कुल दूरी है वो 20 मीटर है। कुल दूरी है वो कितनी है बताओ, 20 मीटर है। कुल दूरी है 20 मीटर। तो अपन ने चाल का सूत्र क्या पढ़ा है, दूरी बटा समय पढ़ा है। दूरी कितनी होगी बताओ, 20 हो गई अपने पास, 20 मीटर होगी। और मान लो समय लगा उसको 5 सेकंड। कितना समय लगा, 5 सेकंड। तो बताओ कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकंड। 4 मीटर पर सेकंड। ये अपन ने क्या निकाल ली बताओ, 4 मीटर पर सेकंड चाल निकाल ली। क्या निकाल ली, चाल। क्योंकि अपन ने दूरी लिखी है यहाँ, तो दूरी बटा समय कर दिया, चाल निकाल ली। अब मैं बोलूं कि वेग निकालो, तो वेग में क्या आएगा बताओ, विस्थापन बटा समय आएगा। तो विस्थापन के लिए क्या करते हैं, प्रारंभिक स्थिति को किससे मिला देते हैं बताओ, अंतिम स्थिति। एक अपन ने सरल रेखा बनाई, वो सरल रेखा प्रारंभिक स्थिति को किससे मिला रही है बताओ, अंतिम स्थिति से मिला रही है।
अब इसकी जो लंबाई होगी, इसकी जो लंबाई होगी वो अपने पास विस्थापन हो जाएगी। इसकी जो लंबाई होगी ये क्या हो जाएगा बताओ, ये विस्थापन हो जाएगा। तो वेग के सूत्र में क्या आएगा, विस्थापन बटा समय आएगा। तो मान लो विस्थापन ये जो है, ये जो सीधा रास्ता है, सरल रेखा अपने जो बनाई है, मान लिया इसकी लंबाई आ रही है अपने पास 10 मीटर, तो विस्थापन तो अपना कितना हो गया बताओ, 10 मीटर हो गया। और समय कितना लग रहा था, समय वही आएगा 5 सेकंड, समय वही आएगा सुनना, तो बताओ कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड। ये 2 मीटर पर सेकंड क्या आ गया बताओ, ये आ गया वेग, 2 मीटर पर सेकंड आ गया वेग। और चाल जो आई थी वो कितनी आई थी, 4 मीटर पर सेकंड आई थी। इस 2 मीटर पर सेकंड के साथ अपने को दिशा भी बतानी है, तो दिशा बताओ क्या है, ए से बी, ए से बी। क्यों, क्योंकि अभी आगे चल के अपन पढ़ेंगे कि जो वेग की दिशा होती है वो हमेशा विस्थापन की दिशा में होती है। वेग की जो दिशा होती है वो किधर होती है, विस्थापन की दिशा में। तो यहाँ मैंने विस्थापन की दिशा निकाली है, प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिलाते हुए एक सरल रेखा बनाई है। वो सरल रेखा जो है अपने पास है ना, वो जो सरल रेखा है वो विस्थापन का मान देगी और प्रारंभिक से अंतिम की ओर अपने को क्या मिलेगी, दिशा मिलेगी। समझ रहे हो मेरी बात को। तो इस तरह से अपन निकालेंगे कि जब अपने को क्या निकालना है, चाल निकालना है तो दूरी काम में लेंगे अपन, और जब अपने को वेग निकालना है तब क्या क्या मिलेंगे बताओ, विस्थापन काम में लेंगे। फिर आगे चल के अपन प्रकार पढ़ेंगे उसके। अभी इतना समझ आया होगा कि चाल में दूरी काम में आती है और वेग में क्या काम में आता है बताओ, विस्थापन काम में आता है। इतनी बात तो सबको क्लियर होगी। मतलब एकांक समय में जो अपन विस्थापन चलेंगे वो किसके बराबर होगा बताओ, वेग के बराबर। फिर नोट लिखे हैं पढ़ने, नोट नंबर 1 में लिखा है वेग एक सदिश राशि होती है। देखो चाल कौन सी राशि थी बताओ, चाल अपने पास अदिश राशि थी, वेग कौन सी राशि है, सदिश राशि। इसके बाद दिशा होगी, सुनना इधर ध्यान से। दूसरा है वेग का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। देखो मैं एक बार वेग का सूत्र लिख देता हूँ, बताओ वेग का सूत्र से आगे लिखने वाले हैं, ऊपर वाला में रख करके एक बार वेग का सूत्र लिख देता हूँ। देखो वेग का सूत्र क्या आएगा बताओ, विस्थापन और बटे में समय आएगा। देखना मैंने लिख दिया वेग का सूत्र, वेग बराबर क्या आएगा बताओ, विस्थापन बटा समय आएगा, विस्थापन और ये क्या आएगा बताओ, समय। वेग का सूत्र आ गया, विस्थापन बटा समय आ गया। अब देखो वेग का सूत्र लिख दिया, विस्थापन बटा समय। अब देखो अपन ने पढ़ा था कि विस्थापन सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, बताया था अपन। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। तो बताओ विस्थापन जब धनात्मक होगा, समय तो हमेशा धनात्मक ही होता है। विस्थापन जब धनात्मक होगा, समय हमेशा धनात्मक है, तो वेग भी धनात्मक आएगा या नहीं आएगा बताओ। दूसरी बात, अगर मान लो विस्थापन ऋणात्मक है, समय धनात्मक है, तो वेग क्या आ जाएगा बताओ, ऋणात्मक है। और मान लो विस्थापन शून्य आ गया, सोचो एक बार, विस्थापन शून्य आ गया, समय कुछ भी है, तो वेग क्या आएगा बताओ, शून्य। क्या समझ आ गई होगी। अपन ने ये पढ़ा था कि विस्थापन धनात्मक कब होगा बताओ, जब अपन मूल बिंदु से धनात्मक x की तरफ जा रहे थे, तो अपन ने क्या बताया था, विस्थापन धनात्मक है अपने पास। फिर ऋणात्मक x की तरफ जा रहे थे, तब अपन ने क्या माना था, उसको ऋणात्मक माना था। और जैसे मान लो किसी बिंदु तक जाकर जहां से प्रारंभ हुए उसी बिंदु पर वापस आ गए, तो अपन ने बताया था कि विस्थापन कितना हो गया बताओ, शून्य हो गया। तो विस्थापन धनात्मक होगा तो वेग भी धनात्मक हो जाएगा, विस्थापन ऋणात्मक होगा तो वेग भी ऋणात्मक हो जाएगा, और विस्थापन शून्य होगा तो वेग भी क्या हो जाएगा, शून्य। अब देखो वेग सदिश राशि है, अपन कहना चाह रहे हैं सदिश राशि के बाद दिशा होती है, तो वेग की दिशा कहाँ होगी, वेग की दिशा हमेशा विस्थापन की दिशा में होगी। वेग की दिशा हमेशा किसकी दिशा में होगी, विस्थापन की दिशा में होगी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेग की दिशा हमेशा विस्थापन की दिशा में होती है। देखना विस्थापन की दिशा के लिए अपन ने क्या किया था, विस्थापन की दिशा के लिए अपन ने प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिलाती हुई एक सरल रेखा बनाई थी। प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिलाती हुई क्या बनाई थी, एक सरल रेखा बनाई थी। समझ आई बात। जैसे मान लो ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है, तो प्रारंभिक को अंतिम से मिलाती हुई एक सरल रेखा बना ली,
और बताओ दिशा किधर होगी, प्रारंभिक से किधर है, अंतिम की ओर, मतलब ए से किधर है, बी की ओर। या फिर अपन ने बताया था कि एक सीकेंट बनाना है अपने को, छेदक या काटने वाला। जैसे मान लो कोई कर्व है, हालांकि अपन कर्व पे नहीं चलेंगे क्योंकि मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, अपन सरल रेखा में गति पढ़ रहे हैं, तो अपने पास जो कण होगा उसकी गति ऐसी नहीं होगी। लेकिन फिर भी मैं उदाहरण के लिए तुम्हारे को बता रहा हूँ, ये मान लो उसका प्रारंभिक बिंदु है किसी भी कण का, और ये उसका अंतिम बिंदु है ना, इस रास्ते से वो जा रहा है। अब जैसे मान लो अपने को विस्थापन की दिशा बतानी है, इस रास्ते से वो जा रहा है, तो अपन ने क्या किया, प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिलाती हुई क्या बना ली, बताओ, एक सरल रेखा बना। प्रारंभिक को अंतिम से मिलाती हुई क्या बना ली, बताओ, एक सरल रेखा बना ली। ये जो सरल रेखा है उसको बोलेंगे सीकेंट, बोलेंगे छेदक या काटने वाला, छेदक या काटने वाला। ये छेदक या काटने वाला क्या होता है, मैंने पहले बताया तुम्हारे को, किसी भी वक्र के दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको छेदक कहा जाता है। जैसे मान लो कोई अपन ने कर्व बना लिया, वक्र बना लिया, इसके दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होगी। मान लो ये ए बिंदु है और ये क्या है, बताओ, बी बिंदु। इसको नाम दे दिया अपन ने क्या, छेदक या काटने वाला। समझ रहे होंगे मेरी बात को। छेदक या काटने वाला क्या है, कोई भी वक्र है उसके दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो अपन रेखा बना रहे हैं, सरल रेखा बना रहे हैं, वो है छेदक या काटने वाला। तो या तो ऐसे कह दो कि ये छेदक या जो काटने वाला है वो किसकी दिशा बताएगा, विस्थापन की दिशा बताएगा। और बताओ जो विस्थापन की दिशा है वही किसकी दिशा है, वेग की दिशा है। तो कह सकते हैं छेदक या जो काटने वाला है वो किसकी दिशा बताता है, बताओ, वेग की दिशा बताता है। या फिर वेग की दिशा कहाँ होती है, बताओ, देखो वेग की दिशा कहाँ होती है, अपने पास प्रारंभिक बिंदु को किससे मिलाने वाली रेखा के अनुदिश अंतिम बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, अनुदिश का मतलब ए से बी की ओर, ए से बी की ओर, ए से बी की ओर। समझ गए होंगे मेरी सारी बातें, ये समझ आ गई होगी तुम्हारे को। ये पहले बात कर चुका हूं मैं कि विस्थापन की दिशा प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो जो विस्थापन की दिशा है वो किसकी दिशा है, बताओ, वेग की दिशा है। या फिर अपन ने बताया कि अपने पास जो छेदक है या जो काटने वाला है वो अपने पास किसकी दिशा बताएगा, बताओ, वेग की दिशा बताएगा। छेदक या जो काटने वाला है वो अपने पास वेग की दिशा बताएगा। छेदक या जो काटने वाला है वो कैसे बनाते हैं, प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिलाती हुई एक सरल रेखा बनाते हैं। वो जो सरल रेखा है वो छेदक या काटने वाला है। छेदक या काटने वाला विस्थापन की दिशा बताएगा। जो विस्थापन की दिशा है वही किसकी दिशा है, बताओ, वेग की दिशा है। तो विस्थापन की जो दिशा तुम पहले निकाल चुके हो वही किसकी दिशा होने वाली है, बताओ, वेग की दिशा होने वाली है। जहां तक की सारी बातें समझ आ गई होगी। देखो आगे वेग सूत्र लिखा हुआ है, वेग का वेग सूत्र तुम सब जानते हो, जो चाल का है वो वेग का है। बताओ क्या लिखा था अपन ने, सूत्र विस्थापन बटा समय, विस्थापन का हो गया मीटर और ये हो गया सेकंड। तो मीटर के लिए एल की घात 1 आ गया और समय के लिए टी की घात 1 आएगा, नीचे आएगा वो हर में आएगा, अंश में ले जाएंगे तो टी घात -1 हो जाएगा। मात्रक की अगर बात करते हैं तो ऐसा ही मात्रक पत्ती में जो वेग का मात्रक है वो मीटर पर सेकंड है। सीजीएस मात्रक पत्ती में बात करते हैं तो ये आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। वेग के प्रकारों की अगर अपन बात करते हैं, जैसे अपन ने चाल के 4 प्रकार पढ़े थे, वैसे ही वेग के भी 4 प्रकार है। तो पहला अपन ने पढ़ा था एक समान चाल। एक समान चाल में अपन ने लिखा था यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। एक समान चाल में अपन ने लिखा था यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तब उसकी चाल को एक समान चाल कहते हैं। अब बस एक समान वेग में दूरी की जगह क्या आ जाएगा, विस्थापन आ जाएगा। एक समान जो वेग है इसमें दूरी की, उसमें दूरी थी एक समान चाल में, इसमें अपने पास विस्थापन आ जाएगा। तो एक समान वेग की क्या परिभाषा लिखी है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करती है, दूरी की जगह विस्थापन आ गया है बस और कुछ नहीं। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करती है, समान विस्थापन तय करेगी समान समय में, तो उसका जो वेग है वो एक समान वेग कहा जाएगा। दूसरा देखो इसमें दूसरी परिभाषा सुनना है ध्यान से। अभी अपन ने बात की है कि वेग कौन सी राशि है, बताओ, सदिश राशि है। सुनना है ध्यान से, जो सदिश राशि है वो दो चीजों पे निर्भर करती है। सुनना है ध्यान से, एक तो परिमाण पे निर्भर करेगी, परिमाण का मतलब जो आंशिक मान जिसकी अपन बात कर रहे हैं, आंशिक मान पर निर्भर करेगी, एक साथ ही दिशा पर भी निर्भर करेगी।
साथ ही किस पर निर्भर करेगी बताओ, दिशा पर भी वो निर्भर करेगी। परिमाण का मतलब आंशिक मान, जैसे अपन लिखते हैं ना 5, हालांकि ये तो मात्रक है ना, गणितीय जो मान है वो 5 है, ये मात्रक लिख दिया आपने 5 मीटर पर सेकंड लिख दिया मान लो, फिर लिख दिया 6 मीटर पर सेकंड लिख दिया। तो बताओ परिमाण, इधर ध्यान लगाओ, देखिए परिमाण बदल रहा है नहीं बदल रहा है, बदल रहा है। पहले 5 था, कितना हो गया बताओ 6। तो बताओ ये गणितीय मान जो आंशिक मान है ये बदलेगा तो भी वेग बदल जाएगा। अब समझो अगर मान लो ये नहीं बदले, यहाँ 5 मीटर पर सेकंड है, यहाँ भी 5 मीटर पर सेकंड है, लेकिन इसकी दिशा अलग है, इसकी दिशा अलग है, तो भी वेग बदल जाएगा। मतलब वेग दो चीजों पे निर्भर करेगा यहाँ, एक तो एक जो आंशिक मान है, परिमाण है, गणितीय मान है, इस पे भी निर्भर करेगा, एक दिशा पे भी निर्भर करेगा। अगर आंशिक मान बदल जाए, दिशा नहीं बदले, तो भी वेग बदल जाएगा। और अगर मान लो अपने पास आंशिक मान नहीं बदले, दिशा बदल जाए, तो भी वेग बदल जाएगा। मतलब अपन बात करें किसकी, असमान की, और या अपने पास अपन अभी असमान की बात कर रहे हैं, मतलब एक बदल जाए दोनों में से, या फिर मान लो दोनों ही बदल जाए तो भी वेग बदल जाएगा। समझ रहे होंगे मेरी बात को, दो चीजों पे निर्भर कर रहा है। तो देखो एक समान में आते हैं, क्या लिखा है, दोनों ही नहीं बदलने चाहिए। एक समान में तो दोनों ही नहीं बदलने चाहिए, न तो परिमाण बदलना चाहिए, न तो आंशिक मान बदलना चाहिए, न दिशा बदलनी चाहिए। तो लिखा है यदि वेग की दिशा व परिमाण, परिमाण मतलब आंशिक मान से है यहाँ, समय के साथ नहीं बदले, तब भी कण का वेग क्या कहा जाएगा बताओ, एक समान कहा जाएगा। मैं फिर बता दे रहा हूँ, वेग दो चीजों पे निर्भर करेगा, आंशिक मान बदलने से भी बदल जाएगा, दिशा बदलने से भी बदल जाएगा। समझ आई बात है? तो बताओ जब दोनों ही नहीं बदलेंगे तो क्या कहा जाएगा, वो एक समान में। या फिर दूसरी परिभाषा भी समझ आ गई होगी, समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करेगा। दूसरा लिखा है असमान या परिवर्ती वेग। असमान या परिवर्ती वेग में क्या है बताओ, वो यह है अपने पास, यदि कोई वस्तु असमान समय अंतराल में, देखो समय क्या आ गया यहाँ, असमान आ गया, समान विस्थापन तय करे, या तो ऐसे बना दो, या इसका उल्टा भी बना सकते हैं, क्या, समान समय अंतराल में असमान विस्थापन तय करे। समझ आ रही है बात? या फिर एक परिभाषा और दे सकते हैं कि देखो ये बदल जाए, परिमाण बदल जाए, क्या नहीं बदले, दिशा। परिमाण नहीं बदले, दिशा बदल जाए तो भी असमान हो गया, और दोनों बदल जाए तो भी क्या हो गया, वो असमान। तो लिखा है वेग का परिमाण बदल जाए, अब दिशा नहीं बदल रही है, वेग की दिशा बदल जाए, परिमाण नहीं बदल रहा है, और या फिर क्या बदल जाए बताओ, तो दोनों बदल जाए। तो दोनों बदल जाए तो भी अपने पास कौन सा कहा जाएगा, वो असमान कहा जाएगा। समझ आ गया होगा, असमान या परिवर्ती वेग कहने का मतलब है कि इनमें से किसी को भी एक को बदल दो या फिर दोनों को बदल दो। बदलना है किसी भी एक को ही बदलना है या फिर दोनों को बदल दो। अगर किसी भी एक को नहीं बदला, अगर किसी भी एक को नहीं बदला तो फिर अपने पास क्या हो जाएगा बताओ, वो एक समान हो जाएगा। किसी भी एक को नहीं बदला तो फिर एक समान हो जाएगा, और किसी भी एक को या दोनों को बदल दिया तो फिर क्या हो जाएगा बताओ, असमान। समझ आ गए होंगे दोनों प्रकार देखे। चलो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।